और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। शराब घोटाला मामले में हुई सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। कोर्ट 21 फरवरी को सुनाएगा फैसला। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। अब 21 फरवरी को कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचे और शराब घोटाला मामले में पेशी हुई। जब आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। शराब घोटाला मामले में सुनवाई की गई है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, जहां शराब घोटाला मामले में सुनवाई की गई है और कोर्ट ने अब 21 फरवरी को अगली तारीख जो है दी है। वहीं अब अगली तारीख यानी 21 फरवरी को मामले को लेकर जो है अगली सुनवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। शराब घोटाला मामले में सुनवाई की गई है और मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी हुई थी, लेकिन उसमें एक सवाल है कि जैसे कि क्यूरेटिव पिटीशन संबंधित लंबित है, यानी कहीं ना कहीं एक ही साथ दो मुकदमे चल रहे थे, दो जगह सुनवाई की जा रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब 21 फरवरी को दोबारा से सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो अपनी बेल के लिए अपील कर रहे थे वो एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि डबल सुनवाई की जा रही है। उसको लेकर के कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और देखना होगा कि आखिरकार क्या इनको इसके साथ जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसके हिसाब से इनको जमानत दी सकती है या नहीं दी जा सकती जी। और ईडी की ओर से क्या दलीलें दी गई है? देखिए, ईडी तरफ से यही है कि जिस सुनवाई की जो सुनवाई की गई थी, जो अभी इसके ट्रायल जो है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो इस ट्रायल के लिए काफी समय लगता है, 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई ट्रायल किया गया। उसको लेकर ईडी ने कहा कि पूरी सुनवाई के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये है कि जब 21 फरवरी को दोबारा से मनीष सिसोदिया की पेशी होगी तो इसमें निर्णय लिया जाएगा कि इनको पिटीशन बिल दे जाए या नहीं दी जाए। नहीं होता फिर इनसे पिटीशन लागू की जा सकती है। जी, ट्रायल को लेकर जो सिसोदिया के वकील ने भी कहा है कि 6 से 8 महीने की बात जो है जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं की गई है। तो क्या लगता है इसको लेकर क्या कुछ कहा गया कोर्ट की ओर से? देखिए, सुनवाई में इसका ईडी ने कहा कि इस समय दो अलग अलग अदालतों में एक ही मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है, यानी कि एक ही मामला है, दो सुनवाई की जाती नहीं हो सकता। तो इसमें ये इसलिए 21 फरवरी का समय दिया है और कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेगा कि क्या हो सकता है कि इनको जो क्यूरेटिव पिटीशन है उस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है। तो देखिए, अब आने वाली तारीख में क्या फैसला इन पर लिया जाएगा मनीष सिसोदिया पर, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो है अगली तारीख 21 फरवरी तय की गई है और बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त अपने पार्टी बदलने की बात को लेकर सुर्खियों में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक ने यह दावा किया है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ 19 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की गई है। तो कमलनाथ की ओर से कहा गया है जिसका मन कर रहा हो वो बीजेपी में शामिल हो सकता है और नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जब जो है कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी में जल्द ही कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ शामिल हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है अपने पार्टी बदलने को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक ने दावा किया है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ 19 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई है। आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे
तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। और खबर हमीरपुर से है, जहां दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। बता दें कि लहूलुहान हालत में परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मामला मौदहा कोतवाली इलाके के हुसैनिया मोहल्ले का बताया जा रहा है। तो दिन दहाड़े जो है युवक की हत्या कर दी गई है और हमीरपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। और खबर महाराजगंज से है, जहां 14 साल पहले संपत्ति विवाद में एक चचेरे भाई और भतीजी की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 2.25 लाख रुपए यानी 2.25 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि संपत्ति के लालच में चचेरे भाई और भतीजी को 73 बार चाकू घोंपकर मारने वाले कातिल बैजू चौधरी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज एक अभियुक्त बैजू और बैजनाथ को 2014 में घटित घटना डबल मर्डर के प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसमें महाराजगंज पुलिस और अभियोजन के द्वारा सार्थक प्रयास किए गए। इस टीम को मेरी ओर से उचित इनाम और प्रशस्ति पत्र जारी किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, खबर नोएडा से है, जहां स्क्रैप माफिया रवि काना की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रवि काना की पत्नी गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग गई थी। वहीं रवि काना अभी भी फरार चल रहे हैं। साथ ही नोएडा पुलिस ने लुकआउट का नोटिस भी जारी किया था। तो रवि काना जो है अभी भी फरार बताया जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई की है और रवि काना की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट से रवि काना की पत्नी गिरफ्तार की गई है। करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में सपा प्रवक्ता मीसम जैदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा जेल से लाकर विधायकों से वोट डलवाएगी, साथ ही राज्यसभा चुनाव में विधायकों को जेल से लाएगी। बता दें कि वर्तमान में सुभाषपा का एक और सपा के 2 विधायक जेल में हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा में राज्यसभा का मतदान 27 फरवरी को होगा, जिसमें सपा के 2 विधायक रमाकांत और इरफान सोलंकी जेल में है। तो वहीं सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी भी जेल में है। फिलहाल राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर मतदान होना है। देश में राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। उसी क्रमवार हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी सारी तैयारियां कर ली रखी हैं और जो हमारे विधायक जेल में हैं उनको ला करके वोट दिलाने का कार्य कराया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जिन 3 उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया है, हमारी पार्टी की तरफ से और देश के सभी नागरिकों की तरफ से उनको जीत की अग्रिम बधाई।
और खबर हमीरपुर से है, जहां बाइक सवार भाई बहन को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। तभी टक्कर लगने से घटनास्थल पर छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना के बाद चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला मौदहा कोतवाली कस्बे इलाके का बताया जा रहा है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना से एक खबर सामने आई है, जहां रोटावेटर में फंसने से युवक की मौत हो गई। बता दें कि खेत की जुताई करते समय यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव को निकाल लिया गया है। तो फतेहपुर से एक खबर सामने आई है, जहां जुताई के दौरान रोटावेटर में फंसने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से ट्रैक्टर के पीछे गिर गया और इस दौरान मौत हो गई उसकी। वहीं ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया और खेत जुताई करने के दौरान यह हादसा हुआ। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एलडीए के पार्क में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। बता दें कि लाखों की रकम से एलडीए ने पार्क बनवाया था, जहां अवैध रूप से अतिक्रमण कर चल रहा है, जिसका इंडिया वॉइस की टीम ने रियलिटी चेक किया। बता दें कि गैस रिफिलिंग सेंटर के आसपास घनी आबादी है, लेकिन एलडीए के अधिकारियों ने आंख बंद कर रखे हैं और मिलकर कर रहे मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। और कारोबारी की ऊंची पहुंच रसूख के चक्कर में कोई कार्रवाई हो रही है। और ये पूरा मामला पॉलिटेक्निक के फैजाबाद हाईवे के किनारे बने एलडीए पार्क का बताया जा रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार जो है पार्कों को डेवलप करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, अच्छा वातावरण देने के लिए लगातार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर के एक पार्क में, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो किया गया है। जो सुंदरता होती है एक पार्क की, उसको किस तरीके से बर्बाद करने का जो काम है वो किया गया है। लगातार कहा जा सकता है कि सरकार लाख कोशिशें करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत की वजह से आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण जो है चारों तरफ पार्क के फैला हुआ है। और लगातार कहा जा सकता है कि अधिकारियों की जो लगातार कहा जा सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको देख करके आप सोच सकते हैं कि आखिरकार किसकी सह पर इस तरीके के जो काम है वो किए जाते हैं। यहाँ पर सिलेंडरों का जो ढेर है वो लगा हुआ है और देखा जा सकता है कि इस तरीके से यहाँ पर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो ये पार्क है, यहाँ पर लगातार जो है सिलेंडरों का जो रिफिलिंग का जो काम है वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर भी आए हुए थे और लगातार सिलेंडर लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो सुंदरता है, जहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसके बावजूद जब लखनऊ में ही ऐसे कारनामे होते हों, आखिरकार किस अधिकारी की सह पर इस तरीके के काम हो रहे हैं। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्क के अंदर गैस रिफिलिंग के जब काम हो रहे हो तो अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके के अधिकारियों की मिलीभगत होगी, किस तरीके के लोगों की संगता होगी। मैं सुमन पांडे, इंडिया वॉइस से लखनऊ। रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली के पटेल नगर के रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार मालगाड़ी के डब्बे पलट गई। बता दें कि 8 से 10 डब्बे पटरी से पलट गए, जिसके नीचे कई लोग के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस, जीआरपी, फायर के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और खबर महोबा से है, जहां इन्वर्टर दुकान संचालक पर घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तभी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे आहत होकर पीड़िता ने थाना परिसर के अंदर ही जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर ली। वहीं पीड़िता के थाना परिसर में जहर खाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तभी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही आनन फानन में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
तैयबा महोबा की एक महिला थाना कोतवाली महोबा पे अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर गई थी, जिसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। थाने में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब प्रतीत होने पर तत्काल उस इलाज हेतु जिला चिकित्सालय एडमिट कराया गया, जहां इलाज के उपरांत उसकी स्थिति ठीक है। महिला के प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली महोबा पे अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही महिला द्वारा थाने के अंदर कोई वस्तु का सेवन किए जाने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, फिर भी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, खबर सुल्तानपुर से है, जहां इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों की टीम सुल्तानपुर पहुंची। बता दें कि साइकिल के माध्यम से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हुई। वहीं टीम में शामिल डॉक्टर तड़के तेलियरगंज पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि शाम तक सभी डॉक्टर अयोध्या पहुंच जाएंगे और रविवार की सुबह सभी श्री रामलला के दर्शन करेंगे। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 2 करोड़ रुपए की शराब जो है वो नष्ट कराई गई। बताया जा रहा है कि बिक्री ना होने के बाद ही डेट एक्सपायर हो गई थी, तभी एक्सपायर डेट होने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने जिला अधिकारी को आदेश दिए। आदेश के बाद जेसीबी बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा ने थाना परौर पुलिस को हत्यारोपी की तलाश के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना परौर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलिकापुर के अंतर्गत राजवीर सनो मुलायम सिंह, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, जब वो अपने काम से वापस घर पर आए थे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में तुरंत से मौके पर जाकर मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और फील्ड यूनिट के द्वारा जो एविडेंसेज है वो कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इसके अंदर अनावरण हेतु 4 टीमें लगा दी गई है और मौके पर शांति व्यवस्था है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर दिल्ली के रनहौला से है, जहां नाले किनारे एक युवक का शव मिला। बता दें कि शव का गला और हाथ पैर बंधा हुआ था। वहीं शव के पास शर्ट और ट्राउजर और चप्पल भी तय करके रखी गई थी, जिससे आशंका जताई जा रही कि हत्यारे ने युवक की निर्मम हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नाले के किनारे फेंका है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और मामला दर्ज करके शव की शिनाख्त करने में जुट गई, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो कंबल में बंधा हुआ शव मिला है और नाले के किनारे एक युवक का शव मिला है, जिसको लेकर जो है पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है, शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि शरीर पर चोट के निशान और हाथ पैर भी बंधे हुए मिले हैं। तो नाले किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ है। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों की टीम सुल्तानपुर पहुंची। बता दें कि साइकिल के माध्यम से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हुई। वहीं टीम में शामिल डॉक्टर तड़के तेलियरगंज पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि शाम तक सभी डॉक्टर अयोध्या पहुंच जाएंगे और रविवार की सुबह सभी श्री रामलला के दर्शन करेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।